Class 10 Economics, Money and Credit. So let us understand barter system. Now it is a system in which goods are exchanged for other goods. बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सामान के बदले सामान. ठीक है, इसमें नो मोड ऑफ करेंसी इज यूज्ड, किसी भी प्रकार की करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ सामान के बदले सामान. लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम. अभी सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अब इसमें यह था कि कभी कभार परिस्थिति यूँ हो जाती है कि जो सामान मैं बेचना चाहता हूँ और सामने मुझे जो उससे लेना है, तो क्या उसको वो सामान चाहिए. कभी कभार ये बहुत बारी क्वेश्चन खड़ा होता है कि द पर्सन मे नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट आई वांट टू सेल हिम, क्योंकि शायद उसको नहीं चाहिए होगा, ही माइट नॉट रिक्वायर इट, या उसके पास उसकी ज़रूरत नहीं है, या उसको ऑलरेडी वो प्रेजेंट है. फिर डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू. अब सामान के बदले सामान दे रहे हैं, तो उस सामान को आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज में हमेशा प्रॉब्लम रहती है. फिर डिफर्ड पेमेंट्स आर डिफ़िकल्ट. हर कोई अपने अपने ढंग से करने की कोशिश करता है पेमेंट्स को, तो ये मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैंने प्रोवाइड किया सामने, उतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू. देन सम गुड्स आर इनडिविजिबल. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका आप बंटवारा नहीं कर सकते, आपको उसको पूरा ही देना पड़ेगा. ठीक है. मनी. नाउ अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई, बार्टर सिस्टम अब धीरे धीरे उठने लगा. अब उसकी जगह ले ली थी कॉइन्स ने. शुरुआत में थे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, उसके बाद वो फेज टर्न आउट हो गया और फिर आए सिंपल कॉइन्स, और उन कॉइन्स की वैल्यू नहीं होती थी. आपने ये सुना होगा राजाओं के टाइम में कि भाई अगर 1 किलो गेहूँ है तो 4 सिक्के, 5 सिक्के, तो इस ढंग से चलता था. फिर जब और परिस्थितियाँ सुधरी, ब्रिटिश काल आया, तब उन कॉइन्स की वैल्यू डिसाइड की गई. 1 रुपये कॉइन, 1 आना, ये सब उस समय डिसाइड हुआ. फिर धीरे धीरे पता चला कि करेंसी, ये कॉइन्स को भी स्टोरेज करना मुश्किल है, कभी इसमें करोजन लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है. तो देखते देखते इन्होंने क्या किया, फिर इसके अंदर करेंसी नोट्स ले आए. फिर परिस्थिति और सुधरती गई, तो करेंसी नोट्स के बाद आ गए आपके कार्ड्स. कार्ड्स के बाद आज क्या है, नेट बैंकिंग है. अब सीधे एप्लीकेशन है, आप बस टैप एंड पेमेंट इज डन. तो वी हैव स्टार्टेड राइट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू फाइनली ऑनलाइन मोड्स ऑफ पेमेंट. वी हैव कम दिस फार. So anything which is used as a medium of exchange, store of value and standard or deferred payments is called money. ऐसी कोई भी चीज़ जो मीडियम का एक्सचेंज, जो कि जिसके ज़रिए आप कुछ ले सके या कुछ बेच सके, उसको स्टोर किया जा सकता है, और डिफर्ड पेमेंट्स का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, दैट इज़ कॉल्ड मनी. एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू. देन आपने कुछ भी खरीदना है, आप उसको करेंसी दीजिए सामने, तो जो आपके डिफर्ड स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं पेमेंट्स में, वो सेट हो जाएंगे एक तरीके से. फंक्शंस ऑफ मनी. तो पहला, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, इसके बदले में आप सामान खरीद सकते हैं, इसके बदले में सामान आप बेच सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू. आप पैसे को आसानी से स्टोर कर सकते हैं थ्रू बैंक्स, लॉकर्स, अपने घर में भी. ठीक है, एंड इट रिमेन्स सेफ. नाउ money is a standard of deferred payment because it is an agreed unit of measure that enables people to contract for future payments and receipts. agreed unit of measure है, दोनों पार्टीज अग्री है कि भाई करेंसी नोट का इस्तेमाल किया जाएगा सामान लेने के या देने के बीच में, आज फ्यूचर पेमेंट्स में भी, और अगर मुझे किसी से रिसीव भी करना है तो भी. तो ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी, जैसा आपको मैंने डिस्कस किया है, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू आज ऑनलाइन मोड्स ऑफ पेमेंट. बार्टर सिस्टम से हम आए कॉइन्स पे विदाउट वैल्यू, फिर आए कॉइन्स विथ वैल्यू, फिर आए करेंसी नोट्स. करेंसी नोट्स के बाद आया आपका बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम आया, तो फिर धीरे धीरे करेंसी नोट्स के बाद आ गए आपके चेक सिस्टम. ठीक है, ड्राफ्ट, चेक, ये सब.
उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो कार्ड्स आए, स्वाइप कार्ड्स, क्रेडिट डेबिट। उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो ऑनलाइन मोड्स ऑफ पेमेंट, और आज एप्लीकेशन है। तो हमने वहाँ से शुरू किया था। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स, आपको मैंने अभी बताया। अब इंडिया में इसको रेगुलेट कौन करता है पूरे फ्लो को? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established in 1935 and from that period onwards it has been regulating monetary exchanges in India. Reserve Bank is the nodal bank that is responsible for keeping an eye on all other banks and their functioning, ठीक है। This is another form of money, आपके चेक्स। ना बैंक लोन एक्टिविटीज़। अब बैंक क्या करती है कि अब अगर किसी को पैसा चाहिए तो बैंक उसको पैसा देती भी है, बट ऑन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक पे कोई पैसा डालता है उसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कंपेरेटिवली आप देखने जाएंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप डिपॉजिट करेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है कंपेयर टू वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करती है सामने वाले से लोन देने के बाद। तो बैंक्स विल ट्राई टू क्रिएट मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। आपसे तो सस्ते में उन्होंने वो कैश आपसे डिपॉजिट करवा लिया और आपको बदले में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, 4%, 5%, 6%, लेकिन सामने वो 8%, 12%, 15% पे लोन देते हैं। तो सोचिए वो जो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट है, सीधा आपको दिया और सामने वाले को दिया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट है। तो बैंक पर्सनल लोन देती है, बिजनेस लोन देती है, मॉर्गेज लोन लेती है, हाउस लोन हो, कार लोन, आप यू नेम इट, आज हर लोन अवेलेबल है। देन कैश रिजर्व्स। कैश रिजर्व्स क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज केप्ट एज सिक्योरिटी इन द बैंक्स। वो रिजर्व है, रिजर्व फंड है कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एंड इमरजेंसी उस फंड का इस्तेमाल किया जा सके एंड द बैंक्स डू नॉट फेस एनी फाइनेंशियल क्रंच। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो क्रेडिट रिफर्स टू एन अग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी। क्रेडिट क्या है? एक प्रकार का लोन है जिसमें एक अग्रीमेंट होता है कि जहाँ पे लेंडर जो होगा वो बोरोवर को पैसा देता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। उसने पैसा दिया, बदले में उसको सामान मिलेगा, इस प्रकार से अग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम उधार पे कुछ सामान ले आए, हम उधार पे सामान ले आए, बोला भाई महीने भर बाद पेमेंट कर देना, तो ये क्या है? क्रेडिट, कि आपको उसने 1 महीने की छूट दी कि आप सामान ले जाइए और 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करिए, दैट इज द क्रेडिट लोन, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट की कुछ शर्तें होती है, ऐसे ही कोई लोन नहीं दे देता किसी को, या ऐसे ही उधार पे सामान नहीं दे देता है। देयर आर सर्टेन टर्म्स टू इट, आपको वो कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा। पहला है कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब आपको उसके सामने कुछ देना पड़ेगा बतौर, ठीक है, गारंटी देनी पड़ेगी कि आई विल पे यू द लोन। तो लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें बैंक से कोई लोन चाहिए बेसिकली, तो उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी के कागज़ बैंक के पास रहते हैं जब तक आप लोन क्लियर न करो, आपको उसके ऊपर ही लोन मिलता है, ठीक है, उसकी जितनी वैल्यू है उससे लोन मिलता है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। अब लोन लेने के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे फॉर्म फिलिंग हो गया, आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, ऑल दिस इज रिक्वायर्ड वाइल टेकिंग अ क्रेडिट, ठीक है। फिर टर्म ऑफ द लोन, आपका लोन कितना है वो आपको तय करना है, कितने साल में, कितने महीनों में आप भरेंगे, क्या वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा आपने जो अमाउंट लिया उसके ऊपर। फिर है मोड ऑफ रीपेमेंट। अब आप किस ढंग से बैंक को लौटाएंगे, महीने में लौटाएंगे, मोड ऑफ रीपेमेंट, आप किस ढंग से लौटाएंगे, आप उनको चेक से लौटाएंगे, थ्रू कैश लौटाएंगे, बैंक को नहीं, किसी भी व्यक्ति को अगर आप उनसे क्रेडिट लेते हैं तो वो बोलेगा आप कैसे पे करेंगे, ठीक है। तो क्या आप बतौर चेक लौटाएंगे, डीडी से लौटाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, दैट इज योर मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, आप कौन से ढंग से पे करेंगे वापस से। एंड देन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जैसे मैंने बताया कि बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन्स दे गिव, सिमिलरली any person giving credit to anybody they will charge interest on it and the rates will differ, हर व्यक्ति के रेट्स अलग अलग होते हैं। now importance of credit for farmers in rural areas।
फार्मर्स नीड क्रेडिट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। फार्मर्स को क्रेडिट चाहिए ताकि वो सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीद सके, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे कर सके और जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स है उनको वो खरीद सके। नाउ देयर इज़ अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दिस इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। अब आज मैंने बीज बोया तो मेरी फसल अगले दिन तैयार नहीं होगी। इट विल टेक अ टाइम ऑफ 3 to 4 months। सो देयर इज अ गैप ऑफ 3 to 4 months बिटवीन सोइंग द सीड एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप एंड सेलिंग द क्रॉप। ठीक है, और उन समय के बीच में उस बीज बोने से लेके उसको मार्केट में बेचने तक का जो समय है, उसके बीच का जो समय है, उसको पास करने के लिए आपको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए। जैसे आपको HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स एंड और भी वाटर इरिगेशन सिस्टम्स लगवाने हैं, तो उसके लिए आपको क्रेडिट चाहिए। तो फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। तो फार्मर्स क्या करेंगे कि दे विल टेक अप द क्रॉप लोन, शुरुआत में ले लेंगे वो, और एक बार फसल बिक जाती है देन दे रीपे द लोन। ना अब क्रेडिट के दो सोर्सेज है, फॉर्मल सोर्सेज एंड इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, लेट अस सी फॉर्मल सोर्सेज क्या है। तो कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रीजनल रूरल बैंक्स कंस्टिट्यूट द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल बैंक आपके रेगुलर बैंक्स जो जहाँ पे हम काम करते हैं, जैसे एक्सिस है, स्टेट बैंक है, दिस आर ऑल कमर्शियल बैंक्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो लोग काम करते हैं वो साथ में मिलकर एक फंडिंग शुरू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, दैट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, और उसके साथ साथ है रीजनल रूरल बैंक्स, जितने भी रूरल एरियाज है वहाँ पे रूरल बैंक्स अवेलेबल कराए जाते हैं एंड दे कंस्टिट्यूट द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ये तीन चीज़ें मिलके आपका फॉर्मल सेक्टर बनाती है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और रीजनल रूरल बैंक्स। ये तीनों चीज़ें मिलके आपका फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बनाती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। अब इसको सुपरवाइज कौन करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सुपरवाइज करेगा। ठीक है, नाउ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के जो सोर्सेज हैं आपके बैंक्स और ये, दे विल चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज। अगर ये इनफॉर्मल सोर्स अगर 12% चार्ज कर रहा है तो दे माइट बी चार्जिंग 8 to 9%। ठीक है, तो यूजुअली फॉर्मल सोर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम होगा कंपेयर टू द इनफॉर्मल सोर्सेज। दे फॉलो सम वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ना फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट विल हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोन मिलेगा। ठीक है, दे विल नॉट गो आउट ऑफ द वे एंड प्रोवाइड यू द लोन। तो इनका एक सिस्टम होता है जिसके जरिए आपको लोन मिलता है। दूसरे हैं इनफॉर्मल सोर्सेज। नाउ द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अब जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स हैं इसमें कौन कौन है? तो मनी लेंडर्स आ गए जो पैसा ब्याज पे देते हैं, फिर ट्रेडर्स हैं, आपके एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको काम पे रख रहे हैं, आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। इन सब से अगर आप पैसा लेते हैं तो दे आर ऑल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। नाउ देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब फॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यू हैव द रिजर्व बैंक, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। एंड दे यूजुअली कलेक्ट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स और प्रोसीजर्स। इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पीपल और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम होता है ना। अब रूरल एरियाज में कौन सा व्यक्ति किधर से क्रेडिट लेता है? आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज 30% ऑफ पीपल take loans from money lenders, 18% from other informal sources, 27% of people in rural areas they take loan from cooperative societies, and around 52% people take loan from banks or the formal sources. ठीक है, अर्बन एरियाज में बात करेंगे। ये अब तक हमने बात की वो थी रूरल एरियाज में। लेट अस टॉक इन अर्बन। तो पुअर टेक्स 85% क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स एंड ओनली 18% फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फॉर्मल सोर्सेज। हम सोचते हैं कि रूरल में परिस्थिति खराब है, लेकिन उलट है। बैंकिंग जो क्रेडिट सिस्टम है वो अर्बन एरियाज में बहुत ही उल्टा है और वहीं पे ज़्यादा वरीसम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में सिर्फ 18% लोग फॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लेते हैं, बाकी के 85% लोग
इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेते हैं। और जो अमीर लोग हैं, रिच टेक्स मोर देन 90% ऑफ लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। और जो अमीर लोग हैं उसके अराउंड 90% ऐसे अमीर लोग होंगे या उनकी लोन्स ऐसी हैं जो फॉर्मल सोर्स से आती है, जबकि गरीब को लोन मिलता नहीं है, क्योंकि या तो वो माइग्रेट करके आया हो तो उसमें कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है सामने रखने को, इसी कारण से उसको फॉर्मल सोर्स से लोन नहीं मिलता है। सो ऐसा कहने हम कह सकते हैं कि फॉर्मल सोर्सेज मोस्टली सर्व द रिच पीपल। सो वाई आर द बैंक्स नॉट एडवांसिंग लोन्स टू पुअर पीपल? तो बैंक्स लोन क्यों नहीं दे रही? तो पहला है, पुअर पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आपको मैंने पहले चीज़ बताई टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, पहली चीज़ क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आपको लोन चाहिए, आपको सामने ऐसी प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी कि आपको उस पर लोन मिल सके, वरना व्यक्ति मानेगा कैसे आपको लोन देना है कि नहीं। तो गरीबों के पास ऐसी कोई सिस्टम होता नहीं है। दूसरा, बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरियाज, बट परिस्थिति अभी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। बैंक्स आर अवेलेबल, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है। नाउ बैंक्स डू नॉट कंसिडर द पुअर पीपल एज क्रेडिट वर्दी। बैंक ये मानती है कि गरीब लोग क्रेडिट वर्दी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर उनको लोन दिया गया तो किस बेस पे देंगे? बस ना प्रॉपर्टी है, ना ज़मीन, ना कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट देने का कोई मतलब नहीं उनको। पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस नीडेड डॉक्यूमेंट्स। और जो गरीब लोग हैं, जो इग्नोरेंट है, अनएजुकेटेड लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं होता बैंक में डॉक्यूमेंट्स कौन से देने होते हैं। अगर वो मांगेगा तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इन सबसे अवॉइड करने के लिए दे यूजुअली गो टू इनफॉर्मल सोर्सेज, और वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? तो अ सेल्फ हेल्प ग्रुप एज 15 to 20 मेंबर्स, मोस्टली वीमेन ऑफ अ नेबरहुड। ये खास करके शुरू किया गया था रूरल एरियाज के लिए, कि जहाँ पे एक गांव में 15-20 महिलाएं आपस में साथ में आती है और एक बिजनेस को शुरू करती है। जैसे आपने सुना होगा लिज्जत पापड़, तो महिला गृह उद्योग मेक्स इट, ठीक है। और आज लिज्जत पापड़ का टर्नओवर ही 1500 करोड़ है। सोचिए, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था जिसने शुरू किया था इसको। तो ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स सम मनी। हर मेंबर कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर। ना मेंबर्स कैन गेट स्मॉल अमाउंट्स एज लोन्स फ्रॉम द ग्रुप। और मेंबर्स को आपस में से ही लोन्स मिल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो एंड इट इज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। अब आपस में सबने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, तो लोन्स भी आपस वालों को ही मिलेगी, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको तय भी वो लोग खुद करते हैं, यूजुअली इट इज़ वेरी लो। आफ्टर 2 years द ग्रुप कैन गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। अगर आपने आज एसएचजी बनाया है फीमेल्स के लिए मोस्टली, तो अगले 2 साल के बाद, अगर वो 2 साल चलता है, एग्जिस्टिंग्स में रहता है, आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो बैंक भी फिर आपको लोन्स प्रोवाइड करेगी। एसएचजी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो मेंबर्स कैन गेट लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेंबर्स को सस्ते दर पे लोन मिल सकती है। द ग्रुप विल एनकरेज द मेंबर्स टू फाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ग्रुप क्या करेगा? आपस में लोगों को एनकरेज करेगा कि भाई सब अपनी अपनी नौकरियां ढूंढें, अपने अपने काम ढूंढें, और वो साथ में मिलकर बिजनेस भी शुरू करते हैं। मेंबर्स कैन डिस्कस एंड एक्ट ऑन मैनी सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। अब एसएचजी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत सी चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं और उसके ऊपर एक्ट भी करते हैं। जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब पे वो चर्चाएं भी करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ वो काम भी करते हैं। तो बैंक्स विल गिव लोन्स टू एसएचजीज विदाउट एनी कोलेटरल। एक प्रोविजन क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर कोई एसएचजी ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उसको कोलेटरल की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर गिवन शॉर्ट लोन्स डायरेक्टली, ठीक है। तो हियर द लेसन इज ओवर। थैंक यू।